नाजरीन आदाब, मैं रिदा खानम आपका खैर मकदम करती हूँ सियासत टीवी के स्पेशल प्रोग्राम रिव्यू ऑफ न्यूज़पेपर में। सियासत टीवी आपके लिए लेकर आया अखबार से रिलेटेड एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें हम आपको आज के अखबार की हम खबरों के बारे में बताएंगे। इसमें लोकल, नेशनल और इंटरनेशनल खबरों पर डिस्कशन करेंगे और आपको अहम खबरों की जानकारी देंगे। हम इस प्रोग्राम में हर ज़रूरी खबर पर रोशनी डालेंगे, चाहे वो लोकल हो, नेशनल हो या फिर इंटरनेशनल। इस प्रोग्राम में हर खबर की तह तक जाएंगी, क्योंकि कुछ खबरें सिर्फ अखबार की सुर्खियां बनकर रह जाती हैं या टीवी पर उनको 2 मिनट का वक्त ही मिल पाता है, लेकिन हम आपको उन खबरों के बारे में तफसील से बताएंगे। आज हमारे पास कुछ टॉपिक्स हैं जिन पर हम बात करेंगे और हम इन टॉपिक्स पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी अशर यासिर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फार्मूला ई रेस के बारे में, जिसमें केटीआर तथाकथित आरोपी बताए जा रहे हैं और उनको लेकर एसीबी ने काफ़ी देर तक उनसे पूछताछ की थी कल। वहीं पर बात करें कि कानपुर से में एक भाजपा नेता हैं धीरज चड्ढा, उन्होंने एक सीसामऊ विधानसभा सीट से नवनिर्वाचित विधायक हैं नसीम सोलंकी, उनके साथ बदतमीजी से बात की है और उनका ऑडियो वायरल हो रहा है। वहीं पर बात करें आम आदमी पार्टी की, जिस तरह से कहा जा रहा है कि विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, वहाँ पर प्रत्येक पार्टी पूरे दमखम के साथ लगी हुई है। तो वहीं पर आम आदमी पार्टी की तरफ से जो भाजपा के उम्मीदवार हैं प्रवेश वर्मा, उन पर एक आरोप लगाया गया है। उन्होंने जो आम आदमी पार्टी की तरफ से आरोप लगाया गया है, उन्होंने कहा है कि ये कहीं ना कहीं वोटर्स को रुझाने के लिए पैसे बांट रहे हैं। और वहीं पर बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में जो एनसीपी शरद पवार है, उनके बारे में ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि वो आने वाले दिनों में एनसीपी अजीत पवार के साथ शामिल हो सकते हैं। वहीं पर उन्होंने इन सारे आरोपों का खंडन भी किया है। तो सबसे पहले बात करते हैं फार्मूला ई रेस के बारे में। तो फार्मूला ई रेस में जो तथाकथित आरोपी हैं केटीआर, उनसे कल एसीबी दफ्तर में पूरे 6.5 घंटे उनसे पूछताछ की गई है और उसके बाद जब वो बाहर आए हैं तो उनसे मीडिया ने कई सारे सवाल किए और वहां पर जो पुलिस थी, पुलिस ने उनको वहां से हटने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि आप अपने ऑफिस जाइए, वहां पर बुलाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए, लेकिन वहीं पर केटीआर पुलिस वालों से उलझ गया और उन्होंने कहा कि आप हमें बोलने से रोक रहे हैं। तो वहीं पर जो पुलिस वाले थे उनका ये कहना था कि हम आपको बोलने से नहीं रोक रहे हैं, हमें ऐसा आदेश है, क्योंकि अगर आप यहाँ पर मीडिया के साथ बातचीत करेंगे तो कहीं ना कहीं ट्रैफिक जाम होगा, जिससे लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो इसी के साथ हम अपने जो केटीआर हैं उनसे उन्होंने ऐसा कहा है कि आप जो कांग्रेस सरकार है वो कहीं ना कहीं हमें रोकने की कोशिश कर रही है और कांग्रेस जो है, जो हमारी जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो हमारी सियासत चलती आई है उसको ख़त्म करने की कोशिश कर रही है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, केटीआर इससे पहले भी गए थे और कल भी गए। इससे पहले जब वो गए थे तो अपने वकील और कुछ क्या बोलते सलाहकार जो हैं उनको लेके गए थे, लेकिन पुलिस ने नहीं वहाँ नहीं जाने दिया था। उसके बाद एक बोला गया कि आप जहाँ पे इनसे पूछताछ हो रही होगी उसको आप देख सकते हैं, एक शीशे वाला रूम है जिसमें आप बैठेंगे, उधर उनसे पूछताछ होगी, सारी चीज़ें देखेंगे। लेकिन कल जैसा आपने अभी बोला कि जब वो बाहर निकले, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, मीडिया से बात कर रहे थे जी, तो पुलिस वालों ने उन्हें रोका। उसके दौरान उन्होंने कहा है कि बीआरएस प्रमुख केजरीवाल राव के पुत्र और तेलंगाना आंदोलन के सिपाही के रूप में मैं तेलंगाना के लिए मर जाऊंगा, लेकिन कांग्रेस के सामने कभी झुकूंगा नहीं। जी, साथ उन्होंने कहा है कि फार्मूला ई रेस मामले में पूछताछ के लिए एसीबी कार्यालय जाने से पहले उन्होंने कहा कि मेरे पास सारे सबूत हैं, मैं निर्दोष हूँ, मैंने ईमानदारी से काम किया और मैंने तेलंगाना या हैदराबाद को जो है वो कहीं ना कहीं वैश्विक स्तर पर ले जाने का काम किया। इसको लेकर के कांग्रेस पार्टी जितने भी इल्ज़ाम लगा रही सारे झूठ हैं। अब ये भी देखा गया है, कल सुप्रीम कोर्ट ने उनकी ज़मानत खारिज कर दी थी जी। अब उनकी जो क्या बोलते हैं उस एक वो दी गई है, नई तारीख दी गई है। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है, क्योंकि बिना किसी क्या बोलते हैं उसके क्या बोलते हैं भ्रष्टाचार के ऐसी चीज़ें आप तक नहीं आ सकती। जिस तरह से बात हो रही थी कि केटीआर ये बोल रहे हैं कि हमारी जो वो है क्या बोलते हैं राजनीतिक जो हमारी एक छाप है पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही उसको ख़त्म करने की कोशिश की जा रही, तो वो कभी ख़त्म नहीं होती। अभी हम अगर बात करें मायावती की, तो मायावती के अभी कहीं भी एमएलएज नहीं है जी, कोई एमपी नहीं, लेकिन फिर भी उनकी एक पार्टी है वो चल रही है, वो हर जगह चुनाव लड़ती हैं। किसी भी पार्टी को ख़त्म नहीं किया जा सकता। वो पार्टी अगर कहीं मर्ज हो जाए वो बात अलग है। जिस तरह से अभी हमने देखा कि वाईएसआर एक जो इन्होंने पार्टी बनाई थी शर्मिला ने, ये पार्टी कहीं ना कहीं उसमें मर्ज हो गई कांग्रेस में और उनको आंध्रा का वो बना दिया गया कांग्रेस का अध्यक्ष।
तो इस तरह से चीज़ें चलती हैं, लेकिन कोई भी पार्टी को आप इस तरह ख़त्म नहीं कर सकते हैं। और जब कोई पार्टी सत्ता में होती है, जो इससे पहले सत्ता में था, वो इसी तरह के इल्ज़ाम लगाता रहता है कि हमारी पार्टी को ख़त्म किया जा रहा है, हमारे एमएलएज को क्या बोलते बोलने की वो नहीं है, जब भी वो बोलते हैं तो उनको क्या बोलते अरेस्ट कर लिया जाता है। ये सारी चीज़ें चलती रहती है। लेकिन जिस तरह से कल केटीआर ने बयान दिए हैं, उससे यही लगता है कि अभी जिस तरह का माहौल है, आगे आने वाले जीएचएमसी के चुनाव जो हैं उसमें ये कहीं ना कहीं फ़र्क डालेगा। और बीआरएस की जो अभी हालत है, जिस तरह से उनका एक भी एमपी नहीं है, राज्यसभा में जो है वो भी ख़त्म हो जाएंगे, उसके बाद फिर वो क्या करेंगे। यहाँ पे जिस तरह से उनके वो जो है क्या बोलते हैं जो नेता हैं वो उसमें जा रहे हैं कांग्रेस पार्टी में जी। और जिस तरह से हर तीसरे चौथे दिन एक न्यूज़ आती रहती है कि भाई इतने जो वो हैं नेता वो कांग्रेस के उसमें हैं, संपर्क में हैं, तो इससे भी कहीं ना कहीं इनको एक वो है, डर है कि कहीं हमारे और लीडर्स ना चले जाएं उसमें, तो हमारी पार्टी जो है कहीं ना कहीं और कमज़ोर हो जाएगी। जिस तरह से अभी विपक्ष में बैठे हुए हैं और विपक्ष में आवाज़ उठाते रहते हैं तेलंगाना के हित के लिए, जब भी असेंबली चलती है तो आवाज़ उठाती। जिस तरह से अभी हमने देखा कि 2 दिन की असेंबली वो हुआ था सेशन, जिसमें हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए जो बोला जाता है भारत रत्न देना है या उनका स्टैचू बनाना, उसमें इन्होंने समर्थन किया था। ये बहुत अच्छी चीज़ है। सरकार जब ऐसे कोई काम करती है उसमें अगर अपोजिशन उनका समर्थन करता है तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन उसके अलावा भी जिस तरह से अभी तेलंगाना में चीज़ें चल रही हैं उसको लेकर के बीआरएस का एक अपना रुख अलग है। बीआरएस किसानों को लेकर के, बीआरएस हाइड्रा को लेकर के, बीआरएस और काफ़ी सारी चीज़ों को लेकर के कहीं ना कहीं जो यहाँ पे सरकार है उसको घेरती रहती है, लेकिन रेवंत रेड्डी उसका जवाब देते रहते हैं हमेशा। रेवंत रेड्डी को आपने कभी भी देखा होगा तो हमेशा वो जो भी मुद्दे उठाए जा रहे होते हैं उसका जवाब देते हैं, वो काट के निकलते नहीं हैं। और जिस तरह से इससे पहले देखा गया है कि जब यहाँ पे बीआरएस की गवर्नमेंट थी तो के चंद्रशेखर राव बहुत कम निकलते थे घर से बाहर, यही केटीआर ही ये निकलते थे घर से बाहर और ये चीज़ों में जाते थे, मीटिंग्स में जाते थे, कहीं भी जाना जाते थे, लेकिन केसीआर साहब कम निकलते थे। हालांकि उनकी एज का भी मसला है, लेकिन अभी भी वो जो है यहाँ पे एक अपना बड़ा वो रखते हैं, लेकिन फिर भी वो बहुत कम नज़र आते हैं जी। तो जिस तरह से अभी ये चीज़ें हो रही हैं, इससे यही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जो आगे आने वाले जीएचएमसी चुनाव हैं उसमें कहीं बीआरएस अपने आप को मतलब वो ना कर ले, जिस तरह से उनकी सीटें आती हैं कम ना हो जाए जी। जैसा कि हमने देखा कि ई फार्मूला रेस को लेकर आए दिन एसीबी दफ्तर केटीआर को जाना पड़ता है, एसीबी उनको बुलाती रहती है और पूछताछ की जाती है। वहीं पर देखा हमने कि कल 6.5 घंटे उनसे बातचीत की गई, उनसे पूछताछ की गई। और हमने ये भी देखा कि जो उनके जो बीआरएस के जो नेता हैं टी हरीश राव, उनको घर में नज़रबंद किया गया था जी। बीआरएस के नेता टी हरीश राव को घर में नज़रबंद किया गया और भी कई ऐसे लीडर्स हैं जिनको बंद कर दिया गया था, क्योंकि ये लोग निकलते हैं बाहर, निकल के फिर कहीं ना कहीं धरने का वो हो जाता है। इस वजह से सेफ्टी रीज़न से कि ट्रैफिक में कोई प्रॉब्लम ना हो, काफ़ी सारे रीज़न्स होते हैं इनको हाउस अरेस्ट करने के लिए भी। और जिस तरह से हमने देखा कि कल जब ये जाने वाले थे उससे पहले के कविता अपने हस्बैंड के साथ गई से मिलने के लिए, तो एक फैमिली में एक चीज़ें चलती रहती हैं, लेकिन उसके लिए स्टेट की जो जनता है वो परेशान ना हो। और जिस तरह से इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं कि वो इतना घोटाला हुआ था, ये हुआ था, वो हुआ था, उसको लेकर के केटीआर ने अभी तक ये नहीं बोला है कि कितना घोटाला हो। उन्होंने कहा है कि मेरे पास सारे सबूत हैं, मैंने कोई गलत काम नहीं किया बस जी। तो यहीं पर बात करते हैं यूपी की। तो यूपी में जो सीसामऊ से नवनिर्वाचित विधायक हैं नसीम सोलंकी, उनका एक ऑडियो वायरल हो रहा है और उनको उस ऑडियो में ऐसा सुना जा सकता है कि एक भाजपा के नेता हैं धीरज चड्ढा, उन्होंने उनसे बदतमीजी से बात की और उन्होंने कहा कि उन्होंने उनको मारने पीटने तक की बात कही। वहीं पर जो नसीम सोलंकी है उन्होंने नेता को चेताते हुए कहा और उनसे अपील करते हुए कहा कि आप बदतमीजी से बात मत कीजिए। वहीं पर धीरज चड्ढा की बात करें तो उन्होंने सिर्फ नसीम सोलंकी के बारे में ही अपशब्द नहीं कहे, वहीं पर उन्होंने एसपी के जो मुखिया हैं अखिलेश यादव, उनके बारे में अपशब्द कहे हैं। बिल्कुल, जिस तरह से जो ये अभी जो चीज़ें हुई हैं, इसका एक ऑडियो वायरल हुआ है। ऑडियो में दोनों नेताओं के बीच काफ़ी जमकर तकरार हुई है। बात इतनी बढ़ गई कि भाजपा नेता ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव को भी चुनौती दे डाली है। धीरज चड्ढा ने सपा विधायक से कहा है कि तुम घर पर बैठकर क्या कर रही हो, अलाव जलाना, मतलब जो आग जलाते हैं ठंड में,
वो तक तुम जलवा नहीं पा रही हो, मैं तुम्हें पीटूंगा। इस तरह का बयान दिया जा रहा है। नसीम सोलंकी जो कि एक महिला है, महिला नेता हैं, उनको इस तरह का बयान दिया जा रहा है उन पे। और इससे आप भाजपा की मानसिकता को भी देख सकती हैं कि भाजपा की मानसिकता क्या है। जिस तरह से मोदी जी कहते हैं कि महिला सम्मान होना चाहिए, उनके जो नेता हैं वो किस तरह से बयानात दे रहे हैं जी। इसी तरह से अभी हमने देखा पिछले दिनों की दिल्ली में भी एक लीडर हैं बीजेपी के, जिन्होंने आतिशी को और प्रियंका गांधी पे एक अभद्र टिप्पणी की थी। तो ये सारी चीज़ें चली और दोनों के बीच हुई इस जो ये बातचीत हुई है, ये सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वो हो रही वायरल। हालांकि वायरल वीडियो की प्रामाणिकता की अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है, मतलब ये ऑथेंटिक है कि नहीं है, इसको लेकर के भी पुष्टि नहीं हो पाई है। लेकिन इससे पहले भी अगर हम बात करें भाजपा के जो नेता हैं धीरज, उनके बारे में ये है कि ये विवादों में आए दिन लगे रहते हैं। इससे पहले भी वो सपा विधायक को धमकाने के आरोपों में सुर्खियों में रह चुके हैं। अब देखना ये कि ये मामला कहाँ तक पहुँचता है और दोनों दलों के नेता इस पर क्या रुख अपनाते हैं। लेकिन वही एक चीज़ और सामने आई कि इन पे FIR भी हो गई है। अब FIR हुई है, उसके बाद इन पे क्या कार्रवाई होगी या बीजेपी क्या कार्रवाई करेगी। योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन आजकल वो कुंभ में ही लगे हुए हैं, तो उन तक ये चीज़ें पहुँच पाएंगी कि नहीं पहुँच पाएंगी, क्योंकि वो अभी कुंभ के ही जितने भी मिनिस्टर्स हैं, ये डिप्टी CM हैं दोनों, और मुख्यमंत्री खुद ही ज़्यादातर टाइम कुंभ में दे रहे हैं। कुंभ शुरू होने वाला है, उसको लेकर के काफ़ी सारी तैयारियां की जा रही हैं। हालांकि प्रदेश में क्या हो रहा है ये बाद में देखा जाएगा। तो जिस तरह से अभी ये चीज़ें सामने आई हैं, एक महिला नेता को, एक महिला MLA को जिस तरह से जो अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया है कि मैं तुम्हें पीटूंगा और पता नहीं क्या क्या बोला गया है, उस पे योगी आदित्यनाथ क्या एक्शन लेंगे या फिर ये बता दिया जाएगा कि ये AI से जनरेटेड आवाज़ है, क्योंकि अभी कुछ भी हो सकता है। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि काफ़ी सारी ऐसे वीडियोज़ आ रही हैं, इसके बारे में बाद में बताया जा रहा है कि ये AI से जनरेटेड था। तो इन सब चीज़ों को लेकर के योगी आदित्यनाथ क्या बात करेंगे, क्या बोलेंगे, क्या एक्शन लेंगे या बीजेपी क्या एक्शन लेगी, ये काफ़ी अहम होगा। हालांकि बीजेपी की जो क्या बोलते हैं महिला नेता हैं, उनको भी इस पे ऑब्जेक्शन उठाना चाहिए। जिस तरह से रमेश बिधूड़ी ने प्रियंका गांधी और क्या बोलते हैं आतिशी पे बोला था, उस पर भी बात करनी चाहिए। जिस तरह से स्मृति ईरानी हर चीज़ में कूद कूद के सामने आती हैं बात करने के लिए कि महिलाओं के साथ ये हो रहा है, महिलाओं के साथ वो हो रहा है, लेकिन अभी सामने आए एक महिला नेत्री जिसका हस्बैंड जेल में है, वो चुनाव लड़के जीत करके आई है और उसको एक बीजेपी का लीडर फ़ोन करता है और इस तरह से बातें करता है, उसको कहता है मैं तुम्हें पीटूंगा। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं देश के लिए खतरनाक है। जी, आपने बोला यासिर कि योगी आदित्यनाथ इस मामले में क्या एक्शन लेंगे। हमने देखा है यूपी में आए दिन ऐसी घटनाएं आ रही हैं, जैसा कि हमने कल भी देखा, कल एक खबर सामने आई थी कि मेरठ में 5 लोगों की हत्याएं हुई हैं, एक ही फैमिली के 3 बच्चों की और मियां बीवी की हत्याएं हुई हैं और अभी तक जो आरोपी है उसका पता नहीं चल सका है। वहीं पर हमने देखा कि यूपी में आए दिन रेप की घटनाएं सामने आ रही हैं, हत्याएं हो रही हैं, लिंचिंग हो रही हैं, लेकिन उस पर योगी आदित्यनाथ का रुख कुछ भी नहीं होता है। और उनकी अगर देखा जाए, जैसा कि आपने बोला कि वो कुंभ के मेले में लगे हुए हैं, जैसा कि कुंभ में हजारों करोड़ रुपया लगाया गया है, तो कहीं ना कहीं ऐसा देखा जा सकता है, या मैं समझती हूँ इसलिए क्योंकि वो कहीं ना कहीं 2027 की तैयारी कर रहे हैं कुंभ के जरिए। बिल्कुल 2027 की तैयारी कर रहे हैं। और संभल में जिस तरह से खुदाई हुई, बावड़ी मिली और मस्जिद में जो चीज़ें हुई, 5 लोगों की हत्याएं हुई उसमें, और जिन्होंने हत्या की उन पर कोई एक्शन नहीं लिया गया, जिनके घर में हत्याएं हुई हैं उनको अरेस्ट किया गया। तो ये सारी चीज़ें बीजेपी तैयार कर रही है अपने 2027 के प्लान को। लेकिन अगर काम के बल की बात करें तो काम तो आपने किया नहीं है जी। जिस तरह से हमने देखा कि अभी दिल्ली में चुनाव हो रहे हैं, दिल्ली में जिस तरह से अरविंद केजरीवाल इल्ज़ामात लगा रहे हैं, बीजेपी उन पर इल्ज़ामात लगा रही, कांग्रेस इन दोनों पे इल्ज़ामात लगा रही है। यूपी में भी अगर आप देखें तो यूपी में योगी आदित्यनाथ के सत्ता में आने के बाद 17 में पहली बार ये मुख्यमंत्री बने हैं, उसके बाद से अभी तक आपने नौकरी की बात नहीं की, नौकरियाँ नहीं मिली, और क्या बोलते हैं शिक्षा पे बात नहीं हुई है। अभी जो डेटा आया था उसमें सबसे ज़्यादा जिन बच्चों ने स्कूल छोड़ा उसमें यूपी नंबर 1 पे है। हालांकि यूपी की आबादी बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी अगर इतनी ज़्यादा आबादी, उसके लिए आपने क्या किया है। तो योगी आदित्यनाथ अगर मंदिर में या कुंभ में या और सारी चीज़ों में लगे रहेंगे, हालांकि वो हैं भी अपने आप को योगी कहते हैं, योगी जो होते पूजा वगैरह ज़्यादा करते हैं, वो उसी में लगे। का काम होता है त्याग करना, लेकिन खैर वो जो है लगे हुए हैं और इसी में लगे रहते हैं। हालांकि इस कामों को आप किसी और को दे दें, फिर
शिक्षा पे बात करनी, हेल्थ पे आप देखती हैं कि अभी एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें एक इंसान को वहाँ ले जा रहे थे, क्या बोलते पोस्टमार्टम सेंटर में, तो उसको घसीट के हाथ से खींच के ले जा रहे थे, उनके साथ में 2-3 कुत्ते चल रहे थे। इस तरह की चीज़ें यूपी में हो रही, लेकिन इस पर अगर आप आवाज़ उठाएंगे तो आप पे कोई केस करके आपको अंदर कर दिया जाएगा। लेकिन अगर वहीं अगर आप बीजेपी से ताल्लुक़ रखते हैं तो आपको पार्टी से हटा दिया जाएगा कि आप पार्टी विरोधी काम कर रहे हैं। लेकिन आप अगर अपोजिशन के, तो आप पे ऐसे केसेस ला दिए जाएंगे कि आप उसके बाद उभर ही नहीं पाएंगे। जी, हमने नसीम सोलंकी की बात की कि उनसे किस तरह से भाजपा के नेता ने बदतमीजी से बात की, तो वहीं पर हमने आपने बात की रमेश बिधूड़ी की, उन्होंने आतिशी और प्रियंका गांधी के बारे में अपशब्द कहे। तो वहीं पर बता दें कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और आम आदमी पार्टी की तरफ से जो भाजपा के उम्मीदवार हैं प्रवेश वर्मा, उन पर आरोप लगाया गया है। उन पर आरोप है कि उन्होंने पैसा बांटने का काम किया है और वोटर्स को लुभाने का काम किया है। वहीं पर आम आदमी पार्टी ने केंद्र के चुनाव आयोग को शिकायत भी भेजी है। वहीं पर जो चुनाव आयोग है, उन्होंने जो दिल्ली आयुक्त है उनको तत्काल कार्रवाई करने की बात कही है। बिल्कुल सही बात है। जिस तरह से अभी जो चीज़ें सामने आ रही हैं दिल्ली चुनाव में, दिल्ली चुनाव हालांकि बहुत ज़्यादा वहाँ गर्मी बढ़ गई है, मौसम सर्दी का है, लेकिन दिल्ली चुनाव की तारीखों का ऐलान होने से पहले ही वहाँ पे एक कहीं ना कहीं चुनाव को लेकर के तैयारियां बहुत तेज़ थी। और जिस तरह से आज भी एक मीटिंग चल रही है, बीजेपी अपने कुछ लीडर्स कुछ कैंडिडेट्स के नामों का ऐलान कर सकती है। आज देश के गृह मंत्री अमित शाह और नड्डा की मीटिंग चल रही है दिल्ली को लेकर के। लेकिन वहीं आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल, सूबे के मुख्यमंत्री आतिशी, पंजाब के सीएम भगवंत मान और पार्टी सांसद संजय सिंह ने नई दिल्ली सीट से बीजेपी के उम्मीदवार प्रवेश के खिलाफ जो होती है संहिता के उल्लंघन के आरोपों को उठाने के लिए चुनाव आयोग पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने एक शिकायत की चिट्ठी आयोग को सौंपी है। पार्टी ने वर्मा के घर छापा मारने की मांग की। इसके साथ ही नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में नाम जोड़ने और नाम हटाने को लेकर के भी आरोप लगाया गया। जिस तरह से आम आदमी पार्टी पहले से आरोप लगा रही थी कि बीजेपी जो है वो लोगों का नाम काट रही है, नाम हटा रही है, उसमें नाम ऐड कर रही है, इसको लेकर के चीज़ें अब और सामने हुई हैं। इसकी शिकायत इसी चली गई है। अब इसी इस पे क्या एक्शन लेता है वो इसी बताएगा। लेकिन वहीं दिल्ली चुनाव को लेकर के कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन में भी एक दरार पड़ती हुई नजर आ रही है। जिस तरह से इस बीच देखा जाए तो कई ऐसी पार्टीज हैं इंडिया गठबंधन की, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या फिर आप देखें कि शिवसेना यूबीटी हो या फिर आप ममता बनर्जी की बात करें, उनकी पार्टी ने भी ये बात कही है कि आप अलग अलग नहीं हो सकते, आप एक साथ चुनाव क्यों नहीं लड़ाएं। लेकिन एक चीज़ और है रेदा कि जब आप अभी बोल रहे हैं तो आपको बहुत पहले बोलना चाहिए था ये बातें। आपको दोनों को बिठा करके बात करनी चाहिए थी। एक इंडिया गठबंधन की मीटिंग होती, उसमें ये होता कि कौन कितनी सीटों पे चुनाव लड़ेगा। लेकिन इससे तो आप इंडिया गठबंधन ही कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ता नजर आ रहा है कि आप अब बोल रहे हैं कि अभी तक कोई मीटिंग क्यों नहीं हुई, उससे पहले आप क्यों नहीं बोले। जब महाराष्ट्र का चुनाव हुआ है, महाराष्ट्र का चुनाव इंडिया गठबंधन के तहत हुआ है, ठीक है। और अगर हम बात करें कि क्या बोलते जम्मू कश्मीर का चुनाव इंडिया गठबंधन के तहत हुआ है, झारखंड का चुनाव इंडिया गठबंधन के तहत हुआ है, तो दिल्ली के चुनाव से पहले आपने क्यों नहीं मीटिंग की। इससे पहले जब हरियाणा का चुनाव हुआ था तो कांग्रेस की तरफ से कुछ लोग गए थे, कुछ आम आदमी पार्टी की तरफ से लोग आए थे, लेकिन वहां बात नहीं बन पाई। अब दिल्ली की बात आती है तो सारे लोग जो हैं क्या बोलते कांग्रेस पे हमला करते हैं कि कांग्रेस को ऐसा नहीं करना चाहिए था, कांग्रेस को वैसा नहीं करना चाहिए था। तो आप अब क्यों बोल रहे हैं, आपको उस टाइम क्यों नहीं बोले आप, जब दिल्ली में चुनाव की सरगर्मी तेज हुई थी, जब हल्की सुबुगाहट हुई थी कि अब चुनाव हो सकते हैं। अभी दिसंबर में आप एक मीटिंग करते, उसके बाद चीज़ें क्लियर कर देते। लेकिन अब आप देख रहे हैं कि आग जल गई, अब हाथ सेको उसमें। हालांकि कल हमने देखा यासिर कि संजय राउत ने दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं, दिल्ली की जो आम आदमी पार्टी है उसके बारे में तारीफ़ करी, क्योंकि कहा कि दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी है वो एक मजबूत पार्टी है। वहीं पर उन्होंने कांग्रेस पर निशाना नहीं साधा, लेकिन उन्होंने कहा कि कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है, लेकिन अगर आम आदमी पार्टी के मुकाबले की बात की जाए तो आम आदमी पार्टी वहाँ पर अपना अच्छा प्रदर्शन कर रही है और कांग्रेस कहीं नहीं दिख रही है। लेकिन हमने देखा जैसा कि बाद में जो ये पार्टियाँ हैं कांग्रेस पर सवाल उठाने लगती हैं। अगर हमने देखा महाराष्ट्र में चुनाव हुए या जैसा कि आपने बोला जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए, तो उस वक्त इन्होंने सवाल क्यों नहीं उठाए। बिल्कुल सही बात है, उस वक्त सवाल नहीं उठाए और इंडिया गठबंधन के तमाम दल कांग्रेस से
किनारा कर आम आदमी पार्टी को समर्थन कर रहे हैं, ठीक है, आम आदमी पार्टी का समर्थन कर रहे हैं। ऐसे में अब कांग्रेस रणनीति बदल केजरीवाल के खिलाफ ऑल आउट अटैक मोड में जाने की तैयारी करी। इसके लिए पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के फैसले का इंतजार है जी। अगर ये ऑल आउट वाला सिस्टम हो जाता तो कहीं ना कहीं आम आदमी, अभी दो पार्टियों की लड़ाई चल रही है ना, बस कांग्रेस और आम आदमी पार्टी। कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस बड़ी पार्टी है, कांग्रेस पुरानी पार्टी है। और जिस तरह से हम अरविंद केजरीवाल की बात करें तो अरविंद केजरीवाल जब सत्ता में आए थे तो उन्होंने शीला दीक्षित को बहुत उल्टा सीधा कहा था। शीला दीक्षित के बारे में उन्होंने जितनी भी बातें, जो अभी बीजेपी भी केजरीवाल पे उतनी गंदी बातें नहीं कर रही जितनी उन्होंने शीला दीक्षित पे की थी। तो अब उनके बेटे जो है संदीप दीक्षित, उनको तो सब याद होगा, दिल्ली की जनता को सब याद है। और जिस तरह से बोला जा रहा है कि दिल्ली में जितने भी काम हुए हैं वो सारे वही हुए जब शीला दीक्षित वहाँ पे मुख्यमंत्री थी जी। जब से वो हटी हैं उसके बाद, अब तो खैर उनकी डेथ भी हो गई है, उसके बाद से कोई ऐसा बड़ा काम दिल्ली में नहीं हुआ। सिर्फ बसेस चली हैं, स्कूल का क्या बोलते हैं स्ट्रक्चर थोड़ा बदला है और मोहल्ला क्लिनिक खोले हैं, उसके अलावा और कोई ऐसा बड़ा डेवलपमेंट नहीं हुआ, ऐसा बताया जा रहा है, कई लीडर्स ऐसा बता रहे हैं। लेकिन अब जिस तरह से ये सारी चीज़ें जारी हैं दिल्ली में, कांग्रेस आप पे हमला कर रही, आप कांग्रेस पे हमला करी, बीजेपी इन दोनों पे ये बोल के हमला कर रही है कि आप दोनों का तो वही नहीं है, आप एक बार आते हैं कि हम इंडिया गठबंधन में साथ में हैं, लेकिन आप जब विधानसभा चुनाव आता तो आप अलग हो जाते हैं। जिस तरह से अभी चीज़ें सामने चली, अखिलेश यादव ने भी उनको समर्थन दिया है। अभी आपने बोला कि संजय राउत ने भी बोला था कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी जो है मजबूत है, और उसी के साथ कई और ऐसी पार्टीज है जिन्होंने बयान दिया है। कल ही हमने देखा कि उमर अब्दुल्ला का भी एक बयान आया था, उन्होंने भी कहा था कि दिल्ली में क्या हो रहा है, दिल्ली में किस तरह का काम चला मुझे नहीं पता, लेकिन इंडिया गठबंधन की एक मीटिंग होनी चाहिए थी और ये बहुत ज़रूरी थी कि दिसंबर के फर्स्ट वीक में, सेकेंड वीक में एक मीटिंग होती जिसमें ये सारी चीज़ें सेट होती कि भाई आगे हमारी रणनीति क्या होगी। उसको लेकर के बीजेपी को एक ऑप्शन मिल गया। बीजेपी अब इसी पे खेल रही है। बीजेपी के पास तो छोटी छोटी चीज़ें चाहिए, वो उसको बड़ा बना देती है। उसके सारे लीडर्स कहीं ना कहीं बैठ करके इसी पे ट्वीट करेंगे। आज आप देखिएगा कितनी सारी बाइट्स आएंगी, सारी यही आएंगी कि इंडिया गठबंधन तो सिर्फ 2024 के चुनाव के लिए बना था, और उसके बारे में भी ये बोला गया, उसके बारे में ये भी बोला जाएगा कह रहे ये तो सबको सीट चाहिए, सबको कुर्सी चाहिए वाला गठबंधन है। लेकिन यासिर, सवाल ये भी उठता है कि इंडिया अलायंस में जो भी नेता हैं शामिल हैं, जैसा कि कल उमर अब्दुल्ला ने बोला कि इंडिया अलायंस को एक मीटिंग करनी चाहिए, क्योंकि जब से ये सारे चुनाव हुए हैं तब से कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि सब सोते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन हमने देखा कि कुछ दिनों से राहुल गांधी भी एक्टिव नहीं दिख रहे हैं। जैसा कि उन्होंने कहा कि हालांकि उनका कहना एक तरफ से सही भी है कि अगर आपने अलायंस बनाया है तो उसमें मीटिंग्स करनी चाहिए, लोगों को, जो नेता हैं आपके, उनको बताना चाहिए कि कौन सी कार्य प्रणाली के तहत काम किया जाए। ये बात उन्होंने जो बोली है, यही बात तो मैं भी बोल रहा हूँ कि एक मीटिंग होनी चाहिए थी और उस मीटिंग के बाद ये क्लियर करना चाहिए था उन्हें कि किस तरह से हम इस गठबंधन के तहत आगे बढ़ेंगे। अभी जिस तरह से संजय राउत ने भी एक दिन ये बात की थी कि अभी आप अगर दोनों एक साथ नहीं आ रहे तो हम 4 साल के बाद जब चुनाव में जाएंगे तो हम जनता को क्या जवाब देंगे। जनता तो हमसे यही सवाल पूछेगा ना कि तुम दोनों तो एक थे, अब अलग कैसे हो गए। और जिस तरह से अभी चीज़ें चल रही हैं, कांग्रेस पार्टी हो या फिर आम आदमी, देखिए आम आदमी पार्टी का मसला ये है, आम आदमी पार्टी ये कहती है और आम आदमी पार्टी ये दिखाना चाहती है कि हम कांग्रेस से बड़ी पार्टी हैं, लेकिन आपको अभी बहुत समय लगेगा। कांग्रेस बहुत पुरानी पार्टी है, कांग्रेस को ना कोई ख़त्म कर सकता है, ना कांग्रेस को कोई मतलब उस तरह से कर सकता है कि अगर हम नहीं है तो कांग्रेस कुछ भी नहीं है। कांग्रेस पार्टी अपने बलबूते पे जिस तरह से चुनाव लड़ती है, आपने हरियाणा में भी देखा, आप हरियाणा में अगर ना जाते वहाँ पे चुनाव लड़ने तो शायद कांग्रेस पार्टी वहाँ जीत जाती, और अगर आप 4 सीटों के पीछे न लड़ रहे होते तो हो सकता है वहाँ पे सत्ता आज चेंज होती। ठीक है। और जिस तरह से आप देखा गया आम आदमी पार्टी जहाँ जहाँ कांग्रेस मजबूत होती है वहाँ वहाँ आम आदमी पार्टी जाकर चुनाव लड़ती है। अगर हम दिल्ली से हट के बात करें, जिस तरह हमने पंजाब में देखा, जिस तरह हमने क्या बोलते हैं अभी गुजरात के चुनाव में देखा था, हरियाणा में देखा, जहाँ जहाँ कांग्रेस अपोजिशन में मजबूत होती है वहाँ आम आदमी पार्टी जाकर चुनाव लड़ती है। तो जिस तरह से असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि ये दोनों एक ही माँ के बेटे हैं, तो वो गलत नहीं है। कहीं ना कहीं आपके अंदर भी वही चीज़ें चल रही है ना। आप भी उस आंदोलन से निकल के आए जिसने कांग्रेस की सरकार गिराई है, जिसने दिल्ली की सरकार गिराई है,
आप उसी आंदोलन से निकल के आए हैं और वो आंदोलन के पीछे किसका हाथ है सबको पता है। उसको लेकर के सारे जितने भी यूपीए के लीडर थे सब जाकर के अन्ना हजारे केजरीवाल से मिलते थे और केजरीवाल उस वक्त किसी की सुन नहीं रहे थे, ना अन्ना हजारे सुन रहे थे। उसके बाद फिर जब आंदोलन खत्म हुआ तो केजरीवाल ने अपनी पार्टी बनाई है और पार्टी बना के उन्होंने पहला गठबंधन ही कांग्रेस से किया था। कांग्रेस के खिलाफ आपने प्रोटेस्ट किया है और कांग्रेस के खिलाफ आपने प्रोटेस्ट करके, दिल्ली की कांग्रेस सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करके आपने मतलब वहां पे जब चुनाव हुआ तो आपने पहला गठबंधन ही कांग्रेस के साथ किया। तो आप इससे तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि केजरीवाल को खुद सीट की कुर्सी कितनी प्यारी है। जी, तो जैसा कि नाजरीन आपने देखा कि हमने आपको न्यूज़पेपर के जरिए अहम खबरों से रूबरू कराया है। ऐसी ज़रूरी खबरों से रूबरू होने के लिए हमारे साथ इस प्रोग्राम से जुड़े रहें और अगर आपकी इस प्रोग्राम से रिलेटेड कोई भी राय है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इसी के साथ हमारा प्रोग्राम ये ख़त्म होता है। मुझे मेरे साथी अशर यासिर को दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।